जनता जनार्दन ये समझ चुका है कि भाई हम एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी को ही मदद मिलेगी। ये सारे बातें हो चुकी है। आपने देखा ही होगा कि हमारे डॉक्टर जावेद साहब ने यहाँ 1 लाख वोट से जीता है। जब इलेक्शन होगा एएमयू किशनगंज के मुद्दे को उठाया जाएगा। एएमयू किशनगंज के साथ कोई पॉलिटिक्स ना करें। एएमयू किशनगंज एक तालीमी इदारा है। वो यूनिवर्सिटी बनने पर, वो इदारा बनने पर हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए मुस्तकबिल रोशन होगा। तौसीफ आलम साहब का हक बनता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव हारे हैं, तो उनका तो हक बनता है टिकट मांगने का। फिर टिकट मांगने से किसी को कोई थोड़ी रोक सकता है। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर चाहेंगे नीतीश कुमार जी तो एक दिन में एएमयू किशनगंज का मुद्दा हल हो जाएगा। इसलिए कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपकी पार्टी केंद्र सरकार के साथ एलआई में है। आप ये बताइए कि जो सीमांचल की आबादी है लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच में, अगर हम इस 1.5 करोड़ आबादी के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल है बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? विधानसभा से आप ये पारित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार जी विधानसभा से पारित किया स्पेशल सेशन बुला करके, और जब बिल पास हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में तो आपके जो एमपीज थे राज्यसभा के और लोकसभा के एमपी जेडीयू के, आप उस बिल के समर्थन में थे। तो पब्लिक नहीं जानती है ये दोहरा चरित्र क्या है। मुसलमानों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको ठगा है और अब उनके साथ इस तरह का सोतलापन व्यवहार नहीं होना चाहिए। कि अगर इस मुल्क को चलाने वाला कोई बंदा है जो नेक है, अच्छे इंसान है, ईमानदार है, कर्मठ है, जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके बात में 1% भी झूठ नहीं है, राय बराबर भी झूठ नहीं बोलते हैं वो, तो वो राहुल गांधी जी। हम लोगों को उनको हटाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी उनको हटाएगा नहीं। ये बीजेपी के लोग ही पड़े हुए हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया, अब बिहार में ये चीज होने वाला है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वो बीजेपी ऐसे बोलती है। महाराष्ट्र में किसके लीडरशिप में चुनाव लड़े थे? बीजेपी के। मुझे अब नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी 2025 में सीएम दोबारा बनने जा रहा है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी जाने माने चेहरा है। आप भी इसको पहचानते होंगे। और साथ ही साथ ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के असम में इंचार्ज हैं। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर हो या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो, अन्य दिगर मुद्दों पर। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब जी। आपके चैनल को हम लोग देखते हैं केडीवी लाइव का, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे कि आप हाल फिलहाल असम से आए हैं और वहाँ के आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? असम में क्या बातें हुई? इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए हैं, किन मौजू पर ये प्रोग्राम हुआ? देखिए आसाम में हम लोग अभी काफ़ी एक सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव डेमोक्रेसी जी, संविधान बचाओ जी और गणतंत्र जमहूरियत बचाओ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए, जिसमें कांग्रेस के पूरा आसाम के लोग उसमें शामिल हुए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आसाम में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और मीडिया में काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आपको पता होगा कि किस तरह से वो मतलब नफरत की राजनीति और किस तरह से वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं आसाम में जहां पर हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत फैला करके वो सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन अब आसाम की जनता ये तय कर चुकी है, ये ठान चुकी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है। 10 साल उनकी हुकूमत रही, 10 साल में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम, कोई एजुकेशन में बड़ा काम, कोई हेल्थ में बड़ा काम, कोई सड़क पुल में बड़ा काम, कोई बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े मेडिकल कॉलेज, कोई काम नहीं हुआ है। क्योंकि आसाम का हम हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि मैं आसाम का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी अब लोग उससे उब चुके हैं, लोग उससे परेशान हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि आसाम में जो कांग्रेस की सरकार पहले 15 साल की थी तरुण गोगोई जी की, वो सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ, वो सरकार में जो काम हुआ, वो सरकार में युवाओं को जो नौकरियां मिली, उस सरकार में जिस तरह से महिलाओं को जो सुविधा मिली, अब वो सुविधा कुछ नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ पर आसाम में लोग ये ठान चुके हैं कि कांग्रेस से जुड़ना है और कांग्रेस के साथ मजबूती से लोग जुड़ रहे हैं। माइनॉरिटी जो 40% की आबादी उस स्टेट में लगभग है, 38 से 40% आबादी मुसलमानों की है आसाम में, बहुत बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर के बाद। तो वो पूरी आबादी अब एक मुश्त होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी के लीडर वहां पर इस
मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे हम सरकार बनाएं। और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वहाँ हैं, गौरव गोगोई जी हैं जिनका नाम सुना होगा आप, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी के बराबर में बैठते हैं, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मेंबर भी हैं। और अभी आप देखे होंगे कि 2 दिन कबल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के चेयरमैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इमरान प्रताप वली साहब भी उस प्रोग्राम में आए थे आज मेहमान खुसूसी। तो एक मैसेजिंग हम लोग दे रहे हैं। आसाम में हम लोग हर जगह, लोअर आसाम, अपर आसाम, बराक वैली, हम सब जगह पूरा मस्तूदे से मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है आसाम में, उसमें हम एश्योर कर रहे हैं कि आसाम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा कि आसाम में 10 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में। हाल फिलहाल ही लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में धुबरी से आपकी पार्टी के रकीबुल जी काफ़ी मतलब कि बहुत मार्जिन से चुनाव जीते हैं, 10 लाख प्लस वोट से जीते हैं, जो कि एक मतलब कि रिकॉर्ड है। तो क्या कहा जाए कि आसाम में जिस तरह से आप भी माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट है, तो आसाम में जिस तरह से माइनॉरिटी ने कांग्रेस का साथ दिया है, तो कांग्रेस आप माइनॉरिटी के लिए क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि आज के डेट में मुसलमानों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको ठगा है और अब उनके साथ इस तरह का सौतेलापन व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा आपको कि आसाम में माइनॉरिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है, 38 से 40% आबादी माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है। और अभी आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि धुबरी लोकसभा में रकीबुल हुसैन साहब लगभग 10.5 लाख वोट से जीता और उन्होंने वहाँ के दिग्गज नेता अजमल साहब को चुनाव हराया, क्योंकि वहाँ एक रीजनल पार्टी भी है। वो रीजनल पार्टी का नाम है UDF। अब मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि हमको बटना नहीं है, हम बटेंगे तो कमजोर होंगे। उनका साफ कहना है कि राहुल गांधी जी का फेस को देख करके, राहुल गांधी जी को देख करके तमाम मुसलमान आसाम का कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है। इसलिए जो रीजनल पार्टी है UDF की, वो भी वहां पर एक तरह से हाशिया में आ चुका है। अब अब बात सही है कि मुसलमानों के जो वहाँ मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल ये है कि भाई मुसलमानों के साथ CNRC में जो रजिस्टर तैयार हुआ उसमें ये पाया गया कि मुसलमानों का भी नाम है, जबकि पहला जो रजिस्टर आया था उसमें मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोगों का नाम था, मुसलमानों का नाम कम था। दूसरी बात कि मुसलमानों के जो इलाके हैं, चाहे धुबरी हो, बरपेटा हो, करीमगंज हो, इन इलाके में मुसलमानों को जो बुनियादी सहूलियात है, मसलन अच्छे हॉस्पिटल होना, बुनियादी ज़रूरत तालीम का है बच्चों के, अच्छे स्कूल होना, अच्छे कॉलेज होना, यूनिवर्सिटी होना, मेडिकल कॉलेज होना, इंजीनियरिंग कॉलेज होना, वो तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी उनकी जो 5 गारंटी है, जिस तरह से तेलंगाना में, कर्नाटका में हमारी कांग्रेस की सरकार है, वो 5 गारंटी स्कीम हम जब चुनाव में जाएंगे, चुनाव प्रचार शुरू होगा, चुनाव का मैनिफेस्टो बनेगा आसाम का, तो उसी तरह से तेलंगाना में, कर्नाटक में जो 5 गारंटी माइनॉरिटीज के लिए और सब के लिए जो कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी, वो चीजें इन इलाकों में भी नाफिज किया जाएगा। चलिए अब अपने सीमांचल के बारे में बात करते हैं कि आप भी बीच बीच में सीमांचल किशनगंज आती हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो कि आपके पार्टी के सांसद हैं, आज कई साल से वो सांसद हैं किशनगंज के, क्या बदलाव देख रहे हैं उनके सांसद बनने के से पहले और अभी तक? देखिए, सीमांचल एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला इलाका है। सीमांचल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लीडरशिप में यहाँ पर अभी काफ़ी वैक्यूम है। अभी आप देखिए कि हमारे इलाके में, सीमांचल की मैं बात करूँगा, डॉक्टर जावेद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार बने हैं, 4 बार MLA रहे हैं, 1 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, CEC का मेंबर हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हैं वो। मेरा कंसर्न ये है कि डॉक्टर जावेद साहब हो, तारिक अनवर साहब हो, शकील खान साहब हो जो CLP हैं, कदवा से MLA हैं, ये तो हमारे धरोहर हैं, ये तो हमारे सीनियर लीडर हैं। उसके अलावा भी हम कांग्रेस को सीमांचल में कैसे मजबूत करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, उसमें काम जारी है और काम मजबूती से होगा। सीमांचल आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मैसेजिंग देगा। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा होगा, उसके बाद आपने देखा होगा कि हम कटिहार से चुनाव जीते, तारिक अनवर साहब, हम किशनगंज से चुनाव जीते, और जहां पर हमारा LI पार्टनर था RJD, वो लोग थोड़ा सा वोट से चुप कर गया, जो हमारा अररिया सीट थी। हमारा कंसर्न ये है कि जो सीमांचल एक गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है, गंगा जमुनी तहजीब पर बिलीव करती है। हम उसी पैटर्न पे, उसी डेमोक्रेटिक सेटअप पे जमहूरी निज़ाम को और सेकुलर पार्टियां यहाँ मिलकर के हम लोग मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बार बिहार में जो सरकार बनने जा रही है, जो चुनाव अभी 6 महीने के बाद होगा, अक्टूबर के आसपास चुनाव यहाँ बिहार में जो होना बाकी है, इस बार
जो महागठबंधन है उसकी सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस उसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। कांग्रेस अहम भूमिका निभाने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के कि आने वाले चुनाव में किस तरह से चुनाव होंगे, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ाया जाएगा? सिंपल बात है कि बिहार सरकार ने जो अभी आप देख ही रहे होंगे कि हमारे नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर अब तक चीफ मिनिस्टर हैं। 2005 से लेकर अब तक जो भी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की, स्कीम जो उनके आए, जो उनके गवर्नमेंट की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें कहाँ कहाँ खामियां रही। आज हमारा बिहार का युवा क्यों बेरोजगार है? आज हमारे स्कूल में अच्छे एजुकेशन क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी बहुत दिन बाद बनी जो पूर्णिया में यूनिवर्सिटी है, ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं आई? मेरा कंसर्न ये है कि सीमांचल क्योंकि एक मुस्लिम, एक अल्पसंख्यक और एक माइनॉरिटी बहुल इलाका है, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है सीमांचल, तो यहाँ पर हमको सोतलापन व्यवहार क्यों कर रहे हैं सरकार? क्या हम लोग उस मेन स्ट्रीम में, आप नालंदा को जाके देखिए, आप पटना को जाके देखिए, आप राजगीर को जाके देखिए, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इस इलाके को फीड करने के लिए एक अच्छे एम्स की जरूरत है। एम्स की बात चली भी थी, लेकिन वो एम्स दरभंगा चला गया। दरभंगा में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज पहले से है और दरभंगा से पटना सिर्फ 2 घंटे की रास्ता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि सीमांचल क्योंकि एक ऐसी आबादी है जो बंगाल से भी अटैच होता है, यहाँ पर एम्स क्यों नहीं बना? यहाँ पर एएमयू किशनगंज सेंटर आज ठंडे बस्ते में है, वो क्यों नहीं तैयार होकर बन रहा है? केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिहार सरकार ने जमीन दे दिया है, लेकिन बिहार सरकार क्योंकि केंद्र सरकार का पार्ट है, उनको समर्थन दिया है। 2024 में इनके ही समर्थन से अभी सरकार चल रही है। 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेडीयू के ही हैं। तो एएमयू किशनगंज अगर केंद्र सरकार नहीं बना रही है, फंड रिलीज नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कोई बाधा डाल रही है, तो नीतीश कुमार जी तो बात कर सकते हैं ना एक टेलीफोन उठा करके मोदी जी से कि किशनगंज में जो एएमयू किशनगंज है, जिसके लिए हमने जमीन दी है बिहार सरकार ने, उस सेंटर को आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं? उस सेंटर में जो कमियां उसको क्यों दूर कर पा रहे हैं? हम और आप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी चाहे तो एक दिन में एएमयू किशनगंज सेंटर का मामला हल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से केंद्र की सरकार चल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ही पार्टी के सांसद हैं, तो आपके पार्टी के सांसद क्या कर रहे हैं एएमयू को लेकर के? एक तौर पर कहा जाए तो आपके पार्टी के जो सांसद है वो भी फेल हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपने जब उनको देखा होगा, हर बार जब पार्लियामेंट शुरू होता है और पार्लियामेंट जब चलता है, अपनी बात उठाते हैं। वो आपने कई बार देखा हो कि एक बैनर लेकर के वो हमेशा डिमांड करते हैं। वो तो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, सरकार उनकी थोड़ी है। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे डॉक्टर जावेद साहब मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर उठाते हैं, रोड पे उठाते हैं, सड़क पे उठाते हैं, और वो कंसर्न अथॉरिटीज को, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर पीएमओ हो, वहां तो लेटर लिखते हैं वो। लेकिन क्योंकि वो अपोजिशन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनकी सुनी नहीं जा रही है। मेरा कहना यह है कि नीतीश कुमार जी इस एनडीए अलायंस का पार्टनर है और क्रूशियल पार्टनर है। 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन दिया है और इस केंद्र सरकार का हिस्सा है, उनके मंत्री भी हैं। अगर वो चाहे तो एक दिन में एएमयू किशनगंज का मुद्दा हल किया जा सकता है। और नीतीश कुमार जी अगर सही माने में सीमांचल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, अभी उन्होंने प्रगति यात्रा में यहाँ आए थे, तो मेरा कंसर्न ये है कि वो तो एक दिन में इसका हल कर सकते हैं। वो केंद्र सरकार का पार्ट है, उनका एलआई पार्टनर है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मामला है? वहीं पर जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जैसा आज तक किसी नेता ने और जेडीयू पार्टी के जैसा किसी पार्टी ने मुसलमानों के हक के लिए काम नहीं किया है, मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। चलिए, हम उनकी बात को बरी करते हैं, हम उनकी बात को बरी करते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत ही हिताई है माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यक के। उनके बहुत सारे काम भी ऐसे हैं जो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, तारीफ करना भी चाहिए। जैसे अभी डरामारी वाला माइनॉरिटी हॉस्टल हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय अपना हुआ, एग्रीकल्चर वाला जमीन एएमयू किशनगंज का बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर चाहेंगे नीतीश कुमार जी तो एक दिन में एएमयू किशनगंज का मुद्दा हल हो जाएगा, इसलिए कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपकी पार्टी केंद्र सरकार के साथ एलआई में है, और आप नरेंद्र मोदी जी को बोल के, धर्मेंद्र प्रधान जी को बोल करके एएमयू किशनगंज का समाधान कर सकते हैं। क्या लगता है कि एएमयू का समाधान अब तक न होना किस ओर इशारा किया जा सकता है? क्या ये एक राजनीतिक का अड्डा बन चुका है? जब भी चुनाव आते हैं सभी नेता, लगभग नेता इसको भुनाने की कोशिश करते हैं और इसके जरिए वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, एएमयू किशनगंज एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बस जब इलेक्शन होगा
एएमयू किशनगंज के मुद्दे को उठाया जाएगा, रूलिंग पार्टी भी उठाएगा, अपोजिशन पार्टी भी उठाएगा। सही माने में एएमयू किशनगंज को एक नॉन पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। हम उनको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के फेवर में नहीं है, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मैं एएमयू किशनगंज को ये चाहता हूँ कि हर पार्टी के लोग, हर बैनर के लोग, हर झंडे के लोग एक बैनर तले आए और एएमयू किशनगंज के साथ कोई पॉलिटिक्स ना करें। एएमयू किशनगंज एक तालीमी इदारा है, वो यूनिवर्सिटी बनने पर, वो इदारा बनने पर हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए मुस्तकबिल रोशन होगा। उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोग, रूलिंग पार्टी के लोग, अपोजिशन के लोग साथ आए और जिनसे जो बने वो काम करें, लेकिन ये काम रूलिंग पार्टी से होगा, ये काम केंद्र सरकार के कहने से होगा, ये काम एजुकेशन मंत्रालय से होगा, ये काम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कहने से होगा, ये काम नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वमेंट से होगा, ये काम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के इन्वॉल्वमेंट पे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती, क्योंकि उनके हाथ में सब पावर है। वो चाहे तो वो काम एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। अच्छा, वहीं पर अब जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के एनडीए कहते हैं कि 2025 फिर नीतीश प्लस 225, तो ऐसे में आप लोगों का महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी का क्या नारा है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2025 फिर नीतीश और 225, ये जो नारा है उनका, तो आप 225 का नारा क्यों लगा रहे हैं? 243 लगा दीजिए ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को जीरो कर दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, 225 बोलिए, 243 बोलिए, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि 1 महीना के अंदर में राहुल जी का बिहार में 2 दौरा हो चुका है। संविधान बचाओ, संविधान सुरक्षा, संविधान जिंदाबाद के नारे के साथ वो हर स्टेट का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो के बाद जो अपनी शाख जितना ऊंचा किया है, और हिंदुस्तान के पब्लिक, हिंदुस्तान का नागरिक जितना उन पे विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं कि अगर इस मुल्क को चलाने वाला कोई बंदा है जो नेक है, अच्छे इंसान है, ईमानदार है, कर्मठ है, जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके बात में 1% भी झूठ नहीं है, राय बराबर भी झूठ नहीं बोलते हैं वो, तो वो राहुल गांधी जी हैं। ये बात सब कह रहे हैं। ठीक है, हम 2024 में काफी मजबूती से लड़े, नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं हासिल हुआ, तो फिर ये वक्त आएगा, हम लोग 2029 का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, जो लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 2025 जो अभी 6 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी विलुप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार जी, मुझे नहीं लगता है कि उनकी पार्टी बचा रहेगा। नीतीश कुमार जी की पार्टी कहां जाएगी, उनके लोग कहां जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने पार्टनर्स हैं, महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सरकार इस बार महागठबंधन का बनने जा रहा है। अब बहादुरगंज विधानसभा सीट को लेकर के बात करना चाहेंगे कि बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरा का सीट रही है, तो अभी आरजेडी के कब्जे में है, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये सीट आरजेडी के पास ही रहेगी या फिर कांग्रेस के पास जाएगी? अभी जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब हमारे टॉप लीडरशिप इसमें बात करेंगे कि भाई हमारा जो भी सीट, ट्रेडिशनल सीट है, जैसे आप कह रहे हैं परंपरागत सीट है बहादुरगंज, क्योंकि कांग्रेस की सीट है, वो बिल्कुल सही है। हमारा किशनगंज में सीट है, कोचाधमर भी हमारी शुरुआत में कांग्रेस की रही है, अमोर तो हमारा कांग्रेस की सीट है ही। तो जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब दोनों पार्टी के टॉप लीडरशिप आपस में बैठेंगे, तो उस वक्त तय कर लेंगे कि कौन सी सीट किनको लेना है। और क्योंकि अभी इलेक्शन में सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हो रही है, तो इस सब बात का जवाब देना अभी आसान नहीं है। और लीडरशिप की निगाहें हैं कि कांग्रेस पार्टी कहाँ मजबूत है, कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल सीट कहाँ कहाँ रही है, और वो क्लेम जरूर किया जाएगा। जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी। जो वहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब, उन्होंने खुले तौर पर विरोध करने की बात कही थी कांग्रेस पार्टी की, अगर टिकट नहीं मिलते तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो क्या समझा जाए कि पार्टी ये चाहती है कि वो निकल जाए? नहीं, ऐसा नहीं। तौसीफ आलम साहब एक कद्दावर नेता है, 3 बार के एमएलए हैं। कांग्रेस पार्टी उनको बहुत सारी जिम्मेदारी भी दी थी बीच में, और तौसीफ आलम साहब का हक बनता है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव हारे हैं, तो और वो 3 बार का एमएलए हैं, पिछले बार चुनाव हार गए हैं, तो उनका तो हक बनता है टिकट मांगने का। फिर टिकट मांगने से किसी को कोई थोड़ी रोक सकता है। टिकट कल फिरदौस गनी साहब, टिकट आप भी मांग सकते हैं, टिकट कोई और भी आके मांग सकता है। टिकट मांगना कांग्रेस पार्टी में कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक जमहूरी निजाम वाली पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहां पर हर बात सुनी जाती है, हर बात कही जाती है, और हर आदमी को बात रखने का हक है, अधिकार है। तो हमारे तौसीफ आलम साहब किशनगंज के, बहादुरगंज के कद्दावर नेता है, 3 बार के हमारे एमएलए रहे हैं।
और कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे हैं वो। जब उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। तो मेरा कहना है कि वो पिछले बार ही चुनाव हारे हैं ना, और ऐसा भी नहीं है कि वो लगातार चुनाव हार रहे हों। उनका टिकट मांगने का हक है और टिकट वो मांग रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ये लीडरशिप तय करेगा, ये जो डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं वो तय करेंगे कि भाई वो सीट कांग्रेस के लिए है या किसी और के लिए है। और वो सीट जैसा आपने कहा ट्रेडिशनल कांग्रेस के लिए है, तो वो कौन सा गलत चीज कर रहे हैं? वो तो टिकट मांग रहे हैं और टिकट उनको मांगना भी चाहिए। अच्छा, आने वाले चुनाव में असलम मलिक साहब अपने आप को कहाँ देखती है? क्या विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ाएंगे? देखिए, असलम मलिक साहब के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप देखते होंगे कि मैं देश भर में जहां जहां चुनाव होता है, विधानसभा का, लोकसभा का, मुझे हर स्टेट में जिम्मेदारी मिलती है। मैं संगठन का आदमी हूं, मैं एआईसीसी का आदमी हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आदमी हूं। तो मुझे, और आसाम का मैं प्रभारी हूं, जैसा आपने बताया अभी, आसाम का मैं इंचार्ज हूँ। आसाम में 40% मुसलमान है और आसाम में अगले साल चुनाव है। और मैं हर स्टेट में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव, हम जाते रहते हैं, आप देखते ही होंगे। असलम मलिक साहब का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। असलम मलिक साहब बिलीव करता है कि पार्टी के लिए हम अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं, एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और पार्टी जब हमको कोई जिम्मेदारी देगी, पार्टी जब हमको कोई जिम्मेदारी देगी, चुनाव का वक्त आ रहा है, अगर पार्टी हमको कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी चुनाव मत लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना और लड़ाना कोई सवाल नहीं है। पार्टी क्या फैसला हमारे लिए लेती है, पार्टी मेरा उपयोग कहाँ करना चाहती है, पार्टी मेरे स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझती है, मेरे अंदर में क्या सलाहियत है वो पार्टी समझती है। पार्टी का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर। ये तो पार्टी की बात रही है। एक तो अपना भी कोई दिली ख्वाहिश होती है कि चलो भाई मेरा भी दिली ख्वाहिश है। अगर मान के चले टिकट, आप अब जैसे कि आपने बताया कि टिकट मिलती है, जिम्मेदारी देती है, तो जरूर लड़ेंगे। तो ऐसा कोई मतलब कि कोई पर्टिकुलर विधानसभा सीट है जहाँ से आप दिली ख्वाहिश है कि नहीं यहाँ से मतलब? देखिए, आप जानते हैं कि मैं रहने वाला कोचाधामन का हूँ। कोचाधामन मेरा घर है, मैं मंसूरा का रहने वाला हूँ। और पार्टी ये समझती है कि मुझे कब और किन को कब लड़ाना है। जैसा मैंने कहा कि पार्टी फैसला लेगी, पार्टी के पास हमारा बायोडाटा है, हमारा प्रोफाइल है, हम जो भी काम करते हैं, चाहे किसी स्टेट में करते हैं, उनका पूरा हम लोग ब्रीफिंग पार्टी को देते हैं, पार्टी की लीडरशिप को देते हैं। तो पार्टी के निगाह में सारी बातें हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। नो डाउट जब विधानसभा का चुनाव होगा तो पार्टी सही फैसला लेगी और पार्टी ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ाएगी ना। कैंडिडेट कहाँ से आएगा? हम में से आएगा। आप कैंडिडेट बनेंगे, हम बनेंगे, और लोग बनेंगे कैंडिडेट्स। तो पहले तो ये फैसला हो जाए कि पार्टी कहाँ कहाँ से लड़ रही है, सीट शेयरिंग कैसे होता है, और जब सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी तो पार्टी फैसला लेगी और पार्टी के हित में फैसला लेगी और हम लोग के हित में फैसला लेगी। किशनगंज में कांग्रेस खास करके युवाओं को नज़रअंदाज करती है। देखा जाए तो अगर नाम में लें तो एक नन्हे सरकार जो है, जो कि आपके ही काफ़ी करीबी है, और इन जैसे युवाओं को आप आने वाले चुनाव को लेकर के कैसे उपयोग करेंगे चुनाव जीतने के लिए? आपका सवाल जायज़ है और ये फीडबैक मैं फीडबैक के तौर पर आपसे ले रहा हूँ। और मैं बहुत ही सेंसिबल आदमी हूँ। मैं उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि सच को भी झूठ बोल दूँ और झूठ को झूठ बोल दूँ। आपका फीडबैक सराखों पर मुझे इस बात का एहसास है कि अभी ज़मीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और ख़ास करके युवाओं को, आपने जो युवाओं का नाम लिया, युवाओं को जोड़ना भी बाकी है। संगठन को और मजबूत करेंगे और मैं भी अब सीमांचल में वक्त दूंगा। मुझे कहा गया पार्टी की तरफ से, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मुझे कई बार कहा है कि आप सीमांचल में थोड़ा सा प्रोग्राम लीजिए, एएमयू किशनगंज का मुद्दा को कैसे उठाया जाए। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, सीमांचल के मुद्दे को उन्होंने पार्लियामेंट के सदन पटल पर क्या खूबी से रखा है। हम उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का लाखों बार, हजारों बार अगर शुक्रिया अदा किया जाए तो कम है। उन्होंने सीमांचल का हक अदा कर दिया है, किशनगंज का हक अदा कर दिया है। यहाँ के जो फ्लड का मसाइल है उसके बारे में किन्होंने अच्छी तरह से उठाया है, एएमयू किशनगंज के मुद्दे को काफ़ी अच्छे से उठाया है। और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आप सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट्स में, किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में, पूर्णिया में और किशनगंज के खास करके कोचाधामन में, अमोर में, बहादुरगंज में, क्या उसके बाद ठाकुरगंज में, बैसी में, ये जो विधानसभा इसमें थोड़ा देखिए, युवाओं को पार्टी से जोड़िए, संगठन को मजबूत कीजिए। तो अभी हम इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर में रमज़ान के बाद यहाँ शुरू करेंगे मेंबरशिप ड्राइव, और डॉक्टर जावेद साहब के गाइडेंस में, और यहाँ का जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष किशनगंज चिंटू भाई, जिनका नाम अली इमाम है, उनसे बात करेंगे और उनको लेकर के ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम लोग
टीम बनाएंगे और जो आपने निर्णय सरकार की बात कही उस तरह से बहुत सारे युवा होंगे जो कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन संगठन में कहीं उनको जगह नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों को हम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जोड़ेंगे और मजबूत करेंगे। किशनगंज में महागठबंधन के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि किशनगंज में मजलिस है जो कि काफ़ी दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 5 सीटें जीत करके इतिहास रचा था। तो आने वाले चुनाव में कितना खतरा होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, एमआईएम एक पार्टी है और सीमांचल में वो मजबूत पार्टी है, उनका वोट बैंक है। हम लोग सारी चीज़ डेटा के साथ बात करते हैं और 5 उनके एमएलए जीते थे। ये बात अलग है कि उस 5 में से 4 चले गए, उसको रोक नहीं पाए वो लोग, उनको रिटेन नहीं कर पाए। तो वो मैसेजिंग थोड़ा गलत हो गया कि भाई उनको रिटेन नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये है कि भाई एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और महागठबंधन कैसे जीतेगी इसका रोड मैप ऑलरेडी हम लोग तैयार कर चुके हैं। जनता समझदार है। देखिए, जनता जनार्दन जो है वो सब चीज़ें समझती है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का माहौल कुछ और है, और ख़ास करके उन पॉकेट्स का जहाँ माइनॉरिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो सारे लोग महागठबंधन के साथ, सेकुलर फ्रंट के साथ, यूपीए के साथ, जो अलायंस सेकुलर है, जो देश हित की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो सबको मिल करके चलने की बात करता है, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, जो संविधान के उस बिलीव को, उस परम्बल को मानता है कि इस मुल्क में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग बराबर हैं, समानता की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, सोशल जस्टिस की बात करती है। अब ये सारे पॉकेट्स कांग्रेस के साथ है, ये सारे पॉकेट्स कांग्रेस के जो एलाई पार्टनर है उनके साथ है। ये सारे लोग उस जो झूठे जुमले के साथ नहीं है, ये सारे लोग संविधान को जो ख़त्म करना चाहता है उनके साथ नहीं है, ये सारे लोग जो संसद को ख़त्म करना चाहता है, जो संस्थाएं हैं सरकारी, जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट फैसले लेते थे, उनको जो ख़त्म करना चाहता है। वन मैन शो जो अभी देख रहे होंगे आप, कल ही जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव हुआ जिसमें हमारे राहुल जी आज एलओपी शामिल हुए, उसमें बैठना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उसमें होम मिनिस्टर को बैठा दिया गया। ये हर दिन अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके, पॉलिसी को चेंज करके, संविधान को बदल के, कानून को बदल करके ये बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है। आप देखेंगे एनआई का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, उसके बाद इनकम टैक्स का मामला हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ईडी का मामला हो, ये सारे संस्थाएं मतलब एक तरह से डाइल्यूट हो चुका। अब ये इन संस्थाओं में वो दम नहीं रहा, इंडिपेंडेंट वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। चुनाव आयुक्त को देखे, चुनाव कमीशन को देखे, चुनाव कैसे हो रहे हैं, मतलब ये खुल्लम खुल्ला किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप फेवर करते हैं, ये चीज़ें दिख रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है पब्लिक सब समझती है, जनता समझदार है, जनता जनार्दन ये समझ चुका है कि भाई हम एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी को ही मदद मिलेगी। ये सारे बातें हो चुकी है। आपने देखा ही होगा कि हमारे डॉक्टर जावेद साहब ने यहाँ 1 लाख वोट से जीता है। तो पब्लिक समझदार है, वो जान जाती है कि मैं किसको वोट देने से किनको फायदा होगा, किनको जिताया जाए, किनको पार्लियामेंट भेजा जाए, किनको असेंबली भेजा जाए। तो ये जनता सही वक्त पे सही फैसला लेगी। वक्फ बिल पर बात करना चाहेंगे। वक्फ बिल जो कि जेडीयू अपने आप को माइनॉरिटी के रक्षक बताते हैं कि मतलब माइनॉरिटी के लिए हमने बहुत काम किया है और सेकुलर मिजाज के है, लेकिन वही जेपीसी में देखते हैं कि जेडीयू उसको समर्थन कर रही है। आपने कितना अच्छा सवाल पूछा है फिरदौस साहब। क्या ये यहाँ इस इलाके के लोग इसको याद नहीं रखेगा? आप याद कीजिए कि जब CA/NRC बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, जेडीयू के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा का उस बिल का समर्थन किया था। आप कहना क्या चाहते हैं? विधानसभा से आप ये पारित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ NRC लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार जी विधानसभा से पारित किया स्पेशल सेशन बुला करके कि हम इस बिल को अपने बिहार राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम NRC यहाँ नहीं शुरू करेंगे, हम CA यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। और जब बिल पास हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में, तो आपके जो MPs थे राज्यसभा के और लोकसभा के MP जेडीयू के, आप उस बिल के समर्थन में थे। तो पब्लिक नहीं जानती है ये दोहरा चरित्र क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड क्या है। उसी तरह से अभी औकाफ का जो बिल है, ये बिल में JPC बनी, JPC में सारे डिसेंट नोट्स अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं। वो डिसेंट नोट को भी जगदीश पाल जी ने एज ए चेयरमैन उसको रजिस्टर नहीं किया। आप क्या करना चाहते हैं देश को? वक़ाफ़ की प्रॉपर्टी क्या आप सरकार की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या क्लियरिटी है? अगर नीतीश कुमार जी इसमें क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है। हम लोगों को उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी उनको हटाएगा नहीं, ये बीजेपी के लोग ही पड़े हुए हैं। कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को डिप्टी CM बनाया गया,
अब बिहार में ये चीज होने वाला है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे वो 2025। बीजेपी ऐसे ही बोलती है। महाराष्ट्र में किसके लीडरशिप में चुनाव लड़े थे? महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे? क्या वहाँ पर फडणवीस साहब फेस बनाए गए थे उस वक्त चुनाव में? तो कहने का मतलब है कि अगर 2025 में परफॉर्मेंस अगर जेडीयू का बढ़िया नहीं रहा तो सीएम पद बीजेपी के। मुझे अब नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी 2025 में सीएम दोबारा बनने जा रहा है। अच्छा, नहीं बनने जा रहा। अच्छा, रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? किसकी कमी की वजह से, और कोई जिम्मेदारी नहीं लड़े इस पर? देखिए, कितनी अफसोसनाक बात है कि लाल बहादुर शास्त्री साहब रेलवे मंत्री होने के नाते जब एक बंदे का देहांत हुआ था, एक बंदे का मृत्यु हुआ था, तो उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। बिल्कुल। कितना बड़ा हादसा हुआ महाकुंभ में, कितना बड़ा हादसा हुआ। ये महाकुंभ का एक बिलीव है, एक अकीदा, एक आस्था है। हम उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को जाना चाहिए। हम हर अकीदा की रिस्पेक्ट करते हैं, हर आस्था की रिस्पेक्ट करते हैं, हमको करना भी चाहिए। लेकिन जितना रिसोर्स होना चाहिए, जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होना चाहिए उतना करोगे ना। आप ये बताइए कि अभी ट्रेनों की हालत देखिए, आपने कई विजुअल्स देखे होंगे, कई वीडियो आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो कितना वहाँ पर उधम मचा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भी हादसा हुआ बहुत ही अफसोसनाक था, दर्दनाक था। हम उसके लिए ऑलरेडी खेद व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन? रेलवे मिनिस्टर क्यों रिजाइन कर रहे हैं? रेल मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। जब आप ये डेटा दे रहे हैं कि अब तक 60 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया, तो 60 करोड़ लोगों को ले जाने का, लाने का आपके पास क्या इंतजाम है, क्या बंदोबस्त है? आपने क्यों नहीं पहले तैयारी किया कि ये महाकुंभ में इस तरह की भीड़ होगी, क्राउड आएगा, स्नान करने लोग आएंगे, तो हम रेलवे को, हवाई जहाज को, सड़क को मजबूत करें, ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करें? क्यों नहीं किया? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक सवाल करना चाहेंगे। हाल फिलहाल एक बयान उसका सामने आया है विधानसभा से। विधानसभा के अंदर मुसलमानों को लेकर के एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि मतलब कि नागवार है, कट मुल्ला जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह? योगी जी का जो लिबास है, उस लिबास पहनने के बाद इंसान झुकता है। साध्वी का जो लिबास होता है, साधु का जो लिबास होता है, साधु तो एक फकीर होता है, साधु कभी झूठ नहीं बोलता है, साधु का लिबास में किसी को तकलीफ नहीं होता है, साधु तो एक तरह से सन्यासी होता है। लेकिन वो जिस तरह का भाषा शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो निहायत ही अफसोसनाक है और उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप असेंबली में, आपके एक रमेश बिधोड़ी पार्लियामेंट में, दानिश जो MP थे अमरोहा से, उनको आप क्या क्या कटमुल्ला क्या क्या बोले हैं, ये सब शोभा देने वाली बात नहीं है। इससे जमहूरियत कमज़ोर होता है। इससे आने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मुल्क में आप और हम तो परमानेंट नहीं रहेंगे, हमारे आने वाले बच्चे भी इस मुल्क को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो उनके लिए हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारा संस्कार कैसा है, हम क्या उनके लिए छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए उनको। जी, अंत में एक सवाल है कि सीमांचल में फ्लूड की समस्या काफ़ी समय से है, काफ़ी लंबे समय से है। आखिर इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी यहाँ के लोगों को? कांग्रेस के पास कोई ऐसा मतलब कि प्लान है या आने वाले चुनाव को लेकर के कि अगर मान लीजिए उनकी सरकार बनती है तो इस पर कुछ काम किया जाए? इसमें हमने बहुत काम किया है सीमांचल पर, और मैं आपको बताऊं कि सीमांचल का सिर्फ चार बुनियादी मसाइल है। 4 मसाइल में सबसे पहला मसाइल है तालीम के मैदान पे हम लोग अभी कुछ हद तक कामयाबी हम लोग को मिली है। लेकिन AMU किशनगंज का सेंटर बनने पे अगर वो उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो एजुकेशन का ही मसला हल हो जाएगा। नंबर 2 पे हेल्थ। आप ये बताइए कि जो सीमांचल की आबादी है लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच में, अगर हम कुछ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को मिला दिए उत्तर दिनाजपुर, 2 करोड़ की आबादी, 1.5 से 2 करोड़ की आबादी के बीच में है ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट। इस 1.5 करोड़ आबादी के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल है? बताइए आप। कोई हॉस्पिटल नहीं है। मतलब मल्टी स्पेशलिटी उसको बोलते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोई नहीं है। किसी का हार्ट अटैक होता है तो जब तक बंदा हॉस्पिटल तक पहुंचता है जहां पर हार्ट अटैक की सहूलियात है, चाहे वो सिलीगुड़ी या पूर्णिया, तब तक उनका देहांत हो जाता है। तो इस 1.5 करोड़ की आबादी के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। पहला एजुकेशन का मैंने हाल बता दिया, AMU किशनगंज को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। नंबर 2 हेल्थ के नाम पर एक बढ़िया सा एम्स के तरह मल्टी स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए सरकार की तरफ से। नंबर 3 पे रोजगार। यहाँ के सब लोग पलायन करते हैं, माइग्रेशन में है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। हमारे इलाके में सब चीज़ होती है, आलू की खेती है, अनानस की खेती है, मकई की खेती है, सबकी खेती है। अगर यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया जाए तो बड़े पैमाने पे जो पलायन वो रुक जाएगा।
जब पलायन रुक जाएगा तो यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। तो रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग कर रहा हूँ मैं। और बिहार सरकार के पास इस इलाके में बहुत जमीन है बेटा की, मतलब उसको चाहे तो डेवलप कर सकते हैं आप, इंडस्ट्री कॉरिडोर बना सकते हैं, बहुत जमीन है बिहार सरकार की है। चौथा अहम बात जो आपने सवाल पूछा, फ्लड को कैसे रोका जाए, सैलाब को कैसे रोका जाए। यहाँ 6 महीना सैलाब रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। फ्लड को रोकने का सिर्फ 2 तरीका है। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पे सही से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो आधा मसला का हल हो जाएगा फ्लड का। और उस महानंदा बेसिन से इतना फायदा होगा कि जब पानी चाहिए पानी मिलेगा, जब पानी चाहिए पानी नहीं मिलेगा। किसान उसी पानी से खेती करेगा, उनको सिंचाई की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बात, फ्लड को और कैसे रोका जाएगा कि नेपाल सरकार जब पानी छोड़ता है वो तो बिना इन्फॉर्मेशन का पानी छोड़ देता है। जब उनके यहाँ पानी होती छोड़ देता है वो, लेकिन जब महानंदा बेसिन हम बना लेंगे, उसी डिजाइन पे बनाएंगे, अगर वो पानी छोड़ेगा भी, नेपाल पानी काफी छोड़ देगा तो हमको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नेपाल सरकार से डायलॉग करना, बातचीत करना, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को सही से सीमांचल पे इम्प्लीमेंट करना, रोजगार के नाम पे इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाना, हेल्थ के नाम पे बढ़िया सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, एएमई किशनगंज को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना देना। ये 4 मसले ऐसे हैं जो इस इलाके का एक तरह से ब्रह्मास्त्र होगा, एक बाण होगा, एक ऐसी चीज जीवनी मिलेगी यहाँ के लोगों को और इलाका डेवलप हो जाएगा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सीमांचल किशनगंज निवासियों को? आप अपने दिल की बात जो आप शेयर करना चाहेंगे, आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं अपने नौजवान युवाओं से रूबरू होना चाहता हूँ, सीमांचल के नौजवानों से, युवाओं से, और खास करके किशनगंज के युवाओं से। भाई लोगों, जो बच्चे लोग अभी एग्जाम भी दे रहे हैं, मैट्रिक का, आलिम का, मदरसा का, 10+2 का, इंटरमीडिएट का, या जो ग्रेजुएशन में है, या जो मास्टर कर रहे हैं, या जो सीमांचल के बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, केरला हो, कहीं भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, या अब्रॉड में जो हो, लंदन में हो, यूएस में हो, आप अपने आप को इतना बना लीजिए, ये 4 साल, 5 साल, 6 साल 10+2 करने के बाद, अगर आप 4 साल मेहनत कर लेंगे तो 40 साल हुकूमत करेंगे। अगर आप 6 साल मेहनत कर लेंगे तो 60 साल आप हुकूमत करेंगे। सीमांचल आपको बहुत ही उम्मीद के साथ आपके तरफ निगाहें उठाया हुआ है। जितने भी बच्चे हमारे ओवरसीज में स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दुबई वाले, अबू धाबी वाले, सऊदी वाले, रियाद वाले, दम्माम वाले, कतर वाले, और लंदन वाले, यूएस वाले, जापान वाले, जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं आप मेरी बातों को, जितने भी लोग डिफरेंट कंट्री में हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, जो भी आप कर रहे हैं, पूरा अपना 100% उसमें झोंक दीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट क्या आएगा। हम में से मुकेश अंबानी बनेगा, हम में से अदानी बनेगा, हम में से टाटा बनेगा, हम में से नारायण मूर्ति बनेगा, हम में से एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, हम में से मौलाना आज़ाद बनेगा, हम में से सर सैयद बनेगा, हम में से मोहम्मद अली जौहर बनेगा, हम में से डॉक्टर जाकिर हुसैन बनेगा। हम में पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल को झंझोड़िए, अपने अंदर में जो सलाहियत है उसको निकालिए, 4 साल, 6 साल, 10 साल मेहनत कीजिए और फिर पूरी दुनिया में राज कीजिए। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस काम का हो जाइए, 100% दीजिए। जिस फील्ड में आप हैं उसमें 100% दीजिए, यकीनन कामयाबी आपके कदमों के नीचे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया असलम मलिक साहब। जैसे ये थे इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक साहब, जो कि किशनगंज के ही रहने वाले हैं, मूल रूप से किशनगंज कोचादावन से हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, असम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय रख सकते हैं। आप हम दोनों के बीच में जो बातें हुई उनसे कितना सहमत है ये भी आप बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। मेरा सहयोगी है महशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।